हेलो स्टूडेंट्स। सो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ख़त्म कर दिया हुआ है, ठीक है। साथ में हमने ये भी देख लिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, कैसे मून या प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन एंड मून अराउंड द अर्थ, राइट। सो आई टोल्ड यू कि मैं अब जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म होंगे उनके बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो हमने एक टॉपिक ख़त्म कर दिया है, सो मैं उसके बाद उसके ही क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया हो, so that I get motivations to make more video for you guys. So please like my video, subscribe to my channel also. Okay, so let's get started with the chapter, I mean questions. So मैं जितने भी क्वेश्चंस है ना, मतलब आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना ज़्यादा होंगे रीजनिंग बेस्ड। जो सिंपल डेफिनेशंस होंगी ना वो तो आप सीधे से सीधे कर लोगे, गड़बड़ कहाँ होती है रीजनिंग क्वेश्चंस में, ठीक है। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं रीजनिंग में वो मैं देखने लगी हूँ, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स करवाती हूँ, ठीक है। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, आप लोगों से। सो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और एक और चीज़, ये वीडियो देखने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देख ली हो इस चैप्टर की। अगर आपने वो देखी हैं तो आपको तभी ये क्वेश्चंस आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ओके, सो वो वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल में देख सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट अ प्लैनेट रिक्वायर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, उन्होंने बोला जो ये प्लैनेट्स हैं, मैंने आपको जैसे बताया था प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स क्या है? तो ऑब्वियसली इसका सोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है दैट अट्रैक्ट सन एंड द प्लैनेट्स, ये क्या करती है जब प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उस टाइम ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो यही इसका मेन सोर्स है। ऑन व्हाट फैक्टर डज दैट फोर्स डिपेंड? सो ये फोर्स मेनली किस पे डिपेंड है? दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, ये डिपेंड है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर ही ये डिपेंड है, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बिटवीन है? बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। जैसे ये देखो, ये सन है, राइट, प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सर्कुलर पाथ क्यों आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण आ रहा है, जैसे कि हमने देखा हुआ है। बट ये सेंट्रीपिटल फोर्स आई कहाँ से? ये सेंट्रीपिटल फोर्स आई ग्रेविटेशनल फोर्स से आई, ठीक है। ये जो सन और ये जो प्लैनेट है इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या बन गई? सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई व्हेन दे मूव इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो इसका ये है, ठीक है, मेनली इसका यही आप लिखोगे कि इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स और कुछ नहीं है, ये हिसाब की बस ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ठीक है। सपोज दिस फोर्स सडनली बिकम जीरो। सपोज करो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इनमें लग रही है जिसकी वजह से ये रिवॉल्व करी जा रहे हैं वो सडनली जीरो हो जाए, मतलब फोर्स लगनी बंद हो जाए, तो ये प्लैनेट क्या सन की तरफ आएगा या इसके बाहर की तरफ जाएगा? हमने देखा था ना कि क्या करता है, जब हमने वो एक्टिविटी देखी थी कि एक्टिविटी में जब हम स्टोन को घुमा रहे थे, ठीक है, जब हमने थ्रेड से बांधा हुआ था तो स्टोन को घुमाई जा रहे थे, तब उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली सेंट्रीपिटल फोर्स लगी जा रही थी। पर जैसे स्टोन हमारे हाथ से छूटा, वो थ्रेड हमारे हाथ से छूटी, वो जो स्टोन था वो अलोंग द टेंजेंट मूव कर गया। जहां पे भी छूटा, जैसे सपोज करो इसी पॉइंट पे मेरा स्टोन छूट गया था, तो वो अलोंग द टेंजेंट मूव कर गया था, बिकॉज उसी टाइम जैसे ही वो छूटा वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गई? खत्म हो गई, बिल्कुल ही जीरो हो गई। सिमिलरली अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये जो प्लैनेट है लॉन्ग द टेंजेंट मूव कर जाएगा, मतलब सन की तरफ नहीं आएगा, ना ही यहाँ से इस साइड जाएगा, ये अलॉन्ग द टेंजेंट जिस डायरेक्शन में ये छूटेगा, सपोज करो इधर छूटा तो ये इस साइड पे अलॉन्ग द टेंजेंट क्या करेगा? मूव कर जाएगा, ठीक है। बस ये है, बट ये ऐसा कभी होगा नहीं। ऑब्वियसली सन और प्लैनेट्स के बीच में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कॉन्टिन्यूसली लग रही है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कभी भी ये चीज होगी नहीं। बट अगर हम सोचने पे आए कि हाँ अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, तो वो प्लैनेट जो है वो अलॉन्ग द टेंजेंट मूव कर जाएगा बिकॉज ड्यू टू दैट सर्कुलर पाथ। बस इसमें इतना सा ही था। हाँ लगता है डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, सारे जो ऐसे क्वेश्चन है ना मोस्टली आपके इसी के बेस्ड है, ठीक है, कि क्यों वो मतलब मून क्यों नहीं अर्थ पे आ रहा, ठीक है, अर्थ क्यों नहीं मून की तरफ जा रहा, तो वो ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस है। अगर आप चाहते हो कि मैं वो भी क्वेश्चंस कवर करूं सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो नेक्स्ट इज दिस न्यूमेरिकल, ठीक है, आपको ये न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, सो प्लीज इसको भी ध्यान से देखो कैसे करना है इसको।
ठीक है। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम when the distance between them is reduced to half। कह रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है दैट इज एफ, वो कैसे चेंज होगी, मतलब उसमें क्या चेंज आएगा जब दो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम रिड्यूस कर देंगे टू हाफ। अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस को रिड्यूस कर दे, कम कर दे, ठीक है, टू हाफ मतलब आधी कम कर दे, तो उस फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने देखा था जब डिस्टेंस रिड्यूस करते हैं, डिस्टेंस कम करते हैं, तो फोर्स इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा हुआ है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मीन्स कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। बस वही चीज देखते हैं कैसे ऐसे होएगा। देखो हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होती है, जो फोर्स का फॉर्मूला है m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, राइट। ये m1 एक ऑब्जेक्ट का मास, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का मास, और ये डी स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इनके डिस्टेंस, मतलब पहले तो ऐसे था, सपोज करो इतने डिस्टेंस पे थे ये दोनों अब जो ऑब्जेक्ट्स थे ए और बी, ये पहले डी डिस्टेंस पे थे। जब मैंने इनकी डिस्टेंस रिड्यूस की, मीन्स इनको मैं पास ले गई, इनको मैं पास ले गई, मास वही है, मास नहीं, मास को मैंने कुछ नहीं छेड़ा, मास वही रखा, सिर्फ इनकी जो डिस्टेंस थी वो मैंने डी बाय टू कर दी, मतलब हाफ कर दी ना, तो डी बाय टू कर दी। तो अब देखो सेकंड फोर्स क्या आएगी, पहले तो ये था ना, इसके अकॉर्डिंगली ये फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग थी, बट इन सेकंड केस मैंने जो डिस्टेंस थी उसको हाफ कर दिया। तो अब देखो क्या होता है, अब क्या होगा, जो न्यू फोर्स होएगी वो आ जाएगी, ऊपर वाली सारी चीजें सेम रहेंगी, क्योंकि ऊपर वाली चीज को हमने छेड़ा ही नहीं, हमने सिर्फ नीचे वाली चीज को छेड़ा, दैट इज डी, डिस्टेंस को छेड़ा, डिस्टेंस को कम कर दिया। तो न्यू डी क्या था, डी बाय टू का स्क्वायर, स्क्वायर तो हमें लगाना ही पड़ेगा, ये फॉर्मूला है, वी कांट चेंज इट। तो ये क्या हो जाएगा, m1 m2 डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये मैं 4 को ऊपर ले जाऊंगी, एफ डैश, ये 4 ऊपर चला गया, तो ये क्या बन गया, जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, इसके बीच में मल्टीप्लाई, डॉट लगा लो, मल्टीप्लाई लगा लो, एक ही चीज है, राइट। तो हमें पता है ये इतनी चीज किसके इक्वल थी, जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला में ही देखा था कि F इक्वल्स टू जी इंटू m1 m2 डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वही है, जी इंटू m1 इंटू m2 ओवर डी स्क्वायर। तो इसको मैं F के इक्वल लिख सकती हूँ, इसको मैं F के इक्वल लिख सकती हूँ ना, ड्यू टू इक्वेशन 1। तो इसको अब लिख दो, जो F डैश हो गया वो क्या हो गया, फिर F डैश हो गया 4, तो ये पूरा F के इक्वल है, तो F लिख दो। तो क्या हो जाएगा, जब हम डिस्टेंस कम कर देंगे तो फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल इज दैट। When we reduce the distance to half, the force between them gets 4 times more। ठीक है, तो बस यही होगा कि फोर्स जो है 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे अगर आपको कुछ और आ जाए, वो हम देखते हैं कि कैसे और क्या चेंजेस आ सकते हैं इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चंस में। मास को कम ज्यादा कर दे, है ना, डिस्टेंस को ज्यादा कर दे। अब यहाँ पे रिड्यूस की है, कभी कभी कहते हैं कि ज्यादा कर दिया, डिस्टेंस 3 टाइम्स ज्यादा कर दिया, तब क्या फोर्स पे फर्क पड़ेगा, वो अब हम अगले क्वेश्चंस में देखते हैं। ठीक है, आपको समझ लग गया ना, ये आई होप आपको लग गई हो। नाउ सी दिस क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ। इफ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर हाफ्ड विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन दैम, then the gravitational force would become, क्या हो जाएगी, मीन्स अब डिस्टेंस रिमेन सेम, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस पे को कुछ नहीं किया। अब हमने क्या कर दिया, जो मासेस थे, इफ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर हाफ्ड, दोनों मासेस को हाफ कर दिया, मतलब m1 और m2 को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, जो हमें मेन पता है, पहले तो आपने ये लिखना है। ठीक है, जैसे जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आना ना, अपने पहले मेन फॉर्मूला तो लिखना ही है कि एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या था, m1 इंटू m2 ओवर डी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन 1 है। बिकॉज पहले कंडीशन नहीं है, सेकेंड कंडीशन में क्या करा उन्होंने, दोनों के मासेस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, मीन्स इसके मास को भी बाय 2 कर दिया, इसके मास को भी बाय 2 कर दिया। तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। क्या किया, एफ डैश, अब क्या बन गया, एफ डैश इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब न्यू फोर्स देख रहे हैं ना, जो न्यू फोर्स आज बनेगी जब इनके मासेस को हम हाफ कर देंगे। तो जी को कुछ नहीं किया, जी ऐसे रहने दो,
m1 को हाफ कर दिया तो m/2 m1/2 लिख दो, सिंपल। m2 को हाफ कर दिया तो m2/2 लिख दो। क्लियर है ना कि दोनों का हाफ कर दिया तो हमने लिख दिया। और d को भी हमने कुछ नहीं किया तो d को वैसे रहने दो, d का स्क्वायर, सिंपल। क्या होगा ये, f डैश जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, g m1 इंटू m2 ओवर 4, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये m1 m2 हो गया, और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। नीचे क्या है, d स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ f1 g m1 इंटू m2 डॉट डॉट, ये 4 नीचे आ गया तो ये क्या बन गया, d स्क्वायर बन गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। ये 4 को मैं नीचे ले आई, d स्क्वायर के पास लेके आ सकती हो ना, ठीक है। तो सिमिलरली हमें पता है ये चीज किसके इक्वल है, इतनी चीज f के इक्वल है। किसके इक्वल है, f के इक्वल है, तो ये f की इक्वल है, हमने लिख दिया। अब इसको, इस पूरे को मैं f के इक्वल लिख सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, f डैश इक्वल्स टू, ये सारा f की इक्वल है तो f ऊपर ही आएगा ऑब्वियसली, नीचे क्या आ जाएगा 4। तो क्या हो गई, जो न्यू फोर्स है, जो f डैश है, वो क्या हो जाएगी, हाँ मतलब 1/4 हो जाएगी। जो न्यू फोर्स है वो 1/4 की इक्वल हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना, कि अगर हम मास को कम कर देंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बाय 4 टाइम्स। क्लियर है, बस ये है। क्योंकि क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था m1 मतलब कि जो मासेस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट हैं वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वो ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा। अब वो कम किए हमने, हाफ कर दिए दोनों, है ना, हाफ हाफ कर दिया, तो उसकी वजह से फोर्स भी जो है कम हो गई, सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इफ मासेस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स गेट डबल्ड, क्या कि जो मासेस जो थे वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के, उनको हमने क्या कर दिया है, अब डबल कर दिया है, एंड डिस्टेंस रिमेन सेम, डिस्टेंस को कुछ नहीं करा, डिस्टेंस वैसे की वैसी, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी, क्या होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, अब फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, सेम चीज। पहले फोर्स जो मेन होती है, फोर्स का फॉर्मूला वो लिखो, m1 इंटू m2 ओवर डी स्क्वायर, ये हमारी है इक्वेशन 1। जब हमने कुछ नहीं करा, जो नॉर्मल है, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली। बट जब हमने चेंजेस लेके आए, अब हमने क्या किया, इस m1 और m2 को डबल कर दिया, मतलब डबल मीन्स 2 टाइम्स, m1 को भी 2 टाइम, m1 को भी 2 टाइम, m2 को भी 2 टाइम डबल कर दिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो f डैश होएगी वो कैसे आ जाएगी, g इंटू 2m1 इंटू 2m2, और डिस्टेंस को उन्होंने क्या कहा, रिमेन सेम, डिस्टेंस को कुछ नहीं करना, डिस्टेंस को वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो क्या होगा, अब ध्यान से देखो ये चीज, ये जी, इसको मैंने 2 के साथ किया तो 4 आ गया, m1 इंटू m2, ठीक है। तो ये नीचे डी स्क्वायर, अब मैं 4 को बाहर ले आऊंगी, 4 को अकेला लिख दूंगी, सब चीजों को इकट्ठा लिख दूंगी, जैसे मेन फॉर्मूला है मेरा m2 ओवर डी स्क्वायर। तो ये चीज किसके इक्वल है, हमें पता है ये चीज f की इक्वल है ना। तो क्या हो जाएगा, जो न्यू फोर्स हो जाएगी वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, न्यू फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ गई अब फोर्स, क्योंकि अब मास डबल हो गया, मास बढ़ा, फोर्स भी बढ़ गई। वहां पे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, मास हमने हाफ कर दिया था, कम किया था, तो फोर्स भी उसकी वजह से 4 टाइम्स कम हो गई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मास को डबल कर दिया, दोनों के मासेस को, तो फोर्स भी क्या होगी, 4 टाइम्स ज्यादा हो गई, ठीक है। बस इसका यही है। ऐसे अगर आपको कुछ भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, अब जैसे मैंने दोनों को डबल कर दिया, कभी आपको आ सकता है कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के मास को हमने डबल करना है, तब क्या फोर्स हो जाएगी, ठीक है, तब फोर्स 2 टाइम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, इसको अब ध्यान से समझना, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन given that the mass of the earth 6 into 24 10 की पावर 24 kg and of the sun equals to 2 into 10 की पावर 30 kg. The average distance between the two is 1.5 into 10 ratio power 11 meters. जब अब आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाए मीन्स के जिसमें अब आपको क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, मीन्स के जिसमें आपको क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले आपने जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो ना, पहले आप देखो आपको गिवन क्या क्या है। जब आप गिवन देख लोगे ना, फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली सोचना है कि इसके ऊपर फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, ठीक है। जब आपको गिवन का पता लग जाएगा ना, आप देखोगे ये चीजें गिवन है, तो उसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला सेट बैठता है वो भी आपको समझ लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये चीज, थर्ड चीज आपने देखनी है कि जो जितनी भी हमें वैल्यूज गिवन है, सबकी सब क्या ऐसा यूनिट्स में गिवन है,
जैसे मासेस का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो मास ऑफ अर्थ भी हमें केजी में गिवन है, मास ऑफ सन भी हमें केजी में गिवन है, एसआई यूनिट में गिवन है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर्स होता है। क्या डिस्टेंस हमें एसआई यूनिट में गिवन है, 1.5 इंटू 10 मीटर गिवन है, हमें मीटर है, तो मीन्स कि हमें एसआई यूनिट में गिवन है। अगर आपको नहीं दी हो एसआई यूनिट पे, तो आपका स्टेप होता है कि आपने पहले उस चीज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, देन आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने की करनी है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, ये चीजें आपने पहले ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आपने अच्छे से स्टेटमेंट समझनी है और गिवन लिख लेना है। जब आपने गिवन लिख लिया, उसके बाद आप बनाओ डायग्राम जो आपको उस स्टेटमेंट से समझ आ रही है कि क्या क्या चीज हो रही है। ठीक है, फिर आप अप्लाई करो फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला में वो सब चीजें भरो और सॉल्व करना हो। वो हम देखते हैं सॉल्व कैसे करना है, वो हम पहले बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। अब आपने ये स्टेप्स हमेशा न्यूमेरिकल्स में फॉलो करने हैं, आपके न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होंगे। ओके, सो देखो उन्होंने हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मीन्स उन्होंने हमें फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा है। ठीक है, बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अर्थ और सन के बीच में, सपोज दिस इज माई अर्थ, दिस इज द सन, इन दोनों के बीच में उन्होंने फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है। और हमें अर्थ का भी मास दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ है ना। ये सपोज करो बड़ा वाला एम किसका मास है, अर्थ का मास है। और सन का भी मास दिया हुआ है, स्मॉल एम से लिख देते हैं इसको। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दी हुई है। ठीक है, हमें सिर्फ कैलकुलेट क्या करनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो ऑब्वियसली ये सब चीजें कौन से फॉर्मूला में एप्लीकेबल होती है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूला पे। तो आप लगा दो वो फॉर्मूला, आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये सब क्या है, ऐसा यूनिट में गिवन है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है चेंज करने में। ठीक है, तो अब हमें जी की वैल्यू नहीं दी हुई, तो तभी मैंने आपको तब भी बोला था, अगर आपको क्वेश्चंस में जी की वैल्यू ना दी हो तो आपको ये चीज लर्न करनी है। कई बार आपको ऐसे भी हो सकता है आपको अर्थ का मास भी ना दिया हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने जो मेन वैल्यूज है ना, ये आपकी बुक्स में गिवन है, प्लीज इनको लर्न करो। ठीक है, अगर नहीं गिवन आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो आप एटलीस्ट अप्लाई तो कर सको अगर आपको आती है तो। अब जैसे जी की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, पर हमें पता है जी की वैल्यू क्या होती है, वो कांस्टेंट है, 6.67 इंटू 10 रेशियो पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ठीक है, मैंने लिख ली। अब हमें पता है फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, जी इंटू बड़ा वाला एम मीन्स मास ऑफ अर्थ, छोटा वाला एम मीन्स मास ऑफ सन, इन ओवर डी स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है। अब ये मैं सारी चीजें इसमें फिल कर दूंगी इस फॉर्मूला में, जो हमें सब कुछ गिवन है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जी कितना, 6.67 इंटू 10 रेशियो पावर -11। ओके, एम कितना है, मीन्स मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10 रेशियो पावर 24। ठीक है, मैं साथ में ऐसे यूनिट्स नहीं किसी के लगा रही, आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लास्ट में आंसर न्यूटन में देना है। ओके, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, तो हमें किसी के ऐसा यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। अब बस हमारा काम खत्म है ऐसा यूनिट से। हमें बस तब लेना देना अगर नहीं दिया हुआ सही ऐसा यूनिट, तो हमें बस उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल एम मीन्स मास ऑफ सन, दैट इज 2 इंटू 10 रेशियो पावर 30। ठीक है, और नीचे क्या है, हमें डिस्टेंस दी हुई है 1.5 इंटू 10 रेशियो पावर 11 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमें स्क्वायर में लेनी है। अब मैंने सब कुछ लिख लिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब आपने सब कुछ लिख लिया, अब आपने देखना है कि इसको तो पहले खोल लो, इस चीज को पहले खोल लो, इन सब चीजों को जाने दो पहले, सेम टू सेम, तो 6 इंटू 10 रेशियो पावर 24 इंटू 2 इंटू 10 रेशियो पावर 30 ओवर 1.5 इंटू 10 रेशियो पावर 11 इंटू 1.5 इंटू 10 रेशियो पावर 11। मैंने खोल लिया। अब आपने क्या करना है, जितनी भी 10 रेशियो पावर 10 वाली पावर्स है ना, 10 रेशियो पावर्स है जो भी है, उनको अलग कर देना है, बाकी डिजिट्स को अलग कर देना है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा, जैसे मेरी जितनी भी दूसरी सिंपल वाली हैं उनको मैं इकट्ठा कर दूंगी, 6 फिर 2 है, और ये इनको मैं अलग से लिख दूंगी, पावर 24 इंटू 10 रेशियो पावर 30। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी मैं ऐसे ही करूंगी, 1.5 और 1.5 को इकट्ठा कर दूंगी, और 10 11 इंटू 10 की पावर 11 को इकट्ठा कर दूंगी। अब पहले हमें इस चीज को नहीं देखना, इस चीज को छोड़ दो, पहले आप ये चीज सॉल्व करो। ये चीज अब आपने कैसे सॉल्व करनी, ये सॉल्व हो गई, फिर ये इजीली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी इतनी कैलकुलेशन तो आप करते आ रहे हो। तो देखो इसको कैसे करना है, ये चीज मैं यहाँ पे उतार लेती हूँ एक बार फिर से, यहाँ पे उतार ली।
ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये सब पावर्स को कैलकुलेट करूँगी, ये 10 की पावर्स को। तो इसको सब चीज़ों को ऐसे लिखने दो। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगी 10। ये सारी पावर सारे नीचे मतलब बेसिस सेम है, तो ऊपर वाली पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, सारे बेसिस सेम है तो ऊपर वाली पावर्स को हम ऐड कर देंगे। -11 +24 +30, राइट, क्योंकि इनके साथ किसी के साथ माइनस नहीं लगा हो तो हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं, सीधे प्लस लगा दो। +24 +30। सिमिलरली नीचे देखो 1.5 × 1.5 × 10 11 +11, क्योंकि बेसिस सेम है। ठीक है, अब करो इनको। 6.67 × 6 × 2 × 10 की पावर -11 +24 +30। पहले मैं नीचे वाले को कर लेती हूँ सॉल्व। 5 × 10 की पावर 22 हो जाएगी। ठीक है, 10 की पावर 22 हो गई, क्योंकि मैंने 11 और 11 को ऐड कर लिया। अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगी, ये वाले 10 को भी मैं ऊपर ले जाऊंगी। तो ये क्या बन जाएगा, 6.67 × 6 × 2 10 की पावर -11 +24 +30 1.5 × 1.5। अब मैंने जब इसको ऊपर शिफ्ट किया तो ये 22 क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है, इंटू 10 की पावर -22। ठीक है ना, अब ये यहाँ पे 22 क्या था, प्लस में था, हमें ऊपर ले गई तो ये -22 हो गया। सिमिलरली ये मैं आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ, मैं चाहूँ तो सीधा भी आपको कैलकुलेट करके दिखा सकती हूँ, पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे एक्चुअली होती कैसे कैलकुलेशंस। -11 +24 +30। अब फिर बेसिस से पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, तो अब पावर को ऐड करना है तो हम प्लस तो लगाएंगे। ये -22, क्योंकि पावर के साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि माइनस खुद से हटा देंगे, अगर माइनस लगा है तो आपने माइनस लगाना ही लगाना है, पर पावर्स क्या होनी है, ऐड होनी, वो तो प्लस हमें लगाना है। ठीक है, नीचे 1.5 × 1.5, तो ये आ जाएगा 6.67 × 6 × 2 × 10 की पावर, वो हम देखते हैं जब कैलकुलेट करते हैं। 1.5 × 5। अब ये देखो, पहले प्लस प्लस वाली पावर्स को कैलकुलेट करो, तो ये आ जाएगी +54, क्योंकि जब आपने +30 और +24 को कैलकुलेट किया तो आपके पास 4 5 +54 आ गया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस वाली को, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको -22 लिखो, इसको -11 लिखो, और माइनस माइनस प्लस होता है, पर हमें माइनस ही लगाना है, क्योंकि बड़े के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो माइनस जब इनको प्लस करेंगे ये आ जाएगा 33। अब +54 में -33 कर दो, प्लस माइनस माइनस, पर बड़े के साथ क्या लगा, प्लस, तो हम प्लस लगाएंगे। 1 2, तो क्या पावर आ गई 10 की 21। ठीक है, क्योंकि प्लस लगा होता, प्लस साथ में लगाना जरूरी नहीं होता। अब ये हमारा 10 की पावर हमने सॉल्व कर लिया। अब रही बात इन सब चीजों की, इसको भी सॉल्व कर लो। ये तो अब करते आ ही रहे हो इतनी का कैलकुलेशन, तो 6 2 का 12 1.5 × 1.5, और इसको साथ साथ में लेके चली जाओ। ठीक है, अब आप जब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये देखो 6 7, नीचे में पॉइंट को हटा के नीचे 100 लगा लिया, × 12। अब मैं 6 6 7 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, 6 6 7 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 7 का 14, 2 6 का 12 13, 2 6 का 12 13, 1 7 का 7, 1 6 का 6, 1 6 का 6 4 10, सिमिलरली फिर 10, ये क्या आ गया 8, तो ये मेरा मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 8804 / 100, तो 2 पॉइंट्स लगेंगे, 80.04 आ जाएगा। तो इधर मैं लिख लूँ 80.04। ठीक है, साथ में 10⁻21। नीचे 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिमिलरली ऐसे 5 15 × 15, नीचे इधर भी 10 लगेगा, इधर भी 10 लगेगा, क्योंकि मैंने पॉइंट्स को हटा दिया। तो जब आप 15 से 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 15 × 15, 5 5 का 25, 5 1 का 5 6 7, 1 5 का 5, 1 1 का 1 5, 7 + 5 12, 225। तो ये आपके पास आ गया 225 / 100, तो ये क्या बन गया 2.25, तो नीचे लिख दो 2.25। ठीक है, दोनों सॉल्व हो गए। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एक तरीका अपनाना, आप भी इनको लिख लो, पॉइंट्स को खोल लो। जब आप पॉइंट्स के साथ डिवाइड करोगे ना, आप गड़बड़ करोगे, तो पॉइंट्स को आपने खोल लेना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 80 / 100 / 225 / 100। ठीक है, तो कैसे शिफ्टिंग होती है, ये 225 इसके साथ चला जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 225 इसके साथ
और ये उसके ऊपर 100 उसके साथ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज f इक्वल्स टू 880/4 ओवर 100। ये 225 किसके साथ चला गया, एक मिनट वेट, ये 225 100 के साथ चला गया, बीच में मल्टीप्लाई, इसको 225 एंड ये 100 ऊपर, ठीक है। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। अब आप 225 को 8004 के साथ डिवाइड कर लो। तो जब आप डिवाइड करोगे, इनको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 35.56। आपके पास ये आंसर आएगा। आप चाहे अभी डिवाइड करके देख लो, ठीक है, क्योंकि मैं डिवाइड नहीं करूंगी, जब मैं डिवाइड करने पे बैठूंगी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। या साथ में ये आ गया, तो इनको डिवाइड करके हमारे पास क्या आ गया, 35.56 इंटू 10⁻21 आ गया। बट आपने एक चीज देखनी है, यहाँ पे आपने ये पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देना, जैसे ये 10 की पावर 20, ये पॉइंट को आपने यहाँ शिफ्ट कर देना है, इस पॉइंट को आपने 3 के पीछे शिफ्ट कर देना है। तो ये बन जाएगा 3.55 इंटू 10⁻22। 22 कैसे हुआ, जब भी आप पॉइंट को आगे शिफ्ट करोगे ना, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। जब एक जीरो बढ़ जाएगा तो मीन्स की 21 जीरो से अब 22 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। और ये न्यूटन, आपका फोर्स आ जाएगा 3.55 इंटू 10⁻22 न्यूटन। ओके, विद दिस योर आंसर इज सॉल्व्ड। ये आपने चीज याद रखनी है, जब भी आपने ये वाला कोई न्यूमेरिकल करना है ना, जिसमें आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड आउट करनी है, तो आपने हमेशा पॉइंट को शिफ्ट करना है। ओके, आपका मोस्टली आंसर इसी वे में आएगा, जैसे 2 डिजिट्स को छोड़ के पॉइंट होगा, बट आपने ट्राई करना है कि आप एक डिजिट को छोड़ के ही पॉइंट लिखो। तो जब आप एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट आगे को शिफ्ट करोगे तो उधर से एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। विद दिस योर आंसर इज सॉल्व्ड।